आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर जो है उसका जो नाम है वो है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है मानचित्र 1। ये जो हम मानचित्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मानचित्र है वो अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीजों की जानकारी का अभाव था जिसके कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया। तो ये जो हम मानचित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है वो उल्टा दर्शाया गया है क्योंकि उस टाइम पे सब चीजों की जानकारी की कमी थी, इसीलिए ये जो है मानचित्र वो उल्टा है। और इसको अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था, जो कि अरब भूगोलवेत्ता थे, और यह दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। अगर हम यहाँ पे दूसरा मानचित्र देखें, ये वाला जो मानचित्र है इसको फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। इस समय मानचित्र बनाने की जो तकनीक थी वो काफी बदल गई थी और इसको लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। जो पहला मानचित्र है उसके बाद 600 वर्ष बाद ये मानचित्र बनाया गया था, जिसको फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। यूरोप के नाविक व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नई और पुरानी शब्दावली। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बदलती है। भाषा का अलग अलग टाइम के साथ क्या होता है, मीनिंग चेंज होते जाता है, उसका अर्थ चेंज होते जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक शब्द भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग था वो मिन्हाज ए सिराज, जो कि फारसी के इतिहासकार थे, उन्होंने प्रयोग किया था। और उनका जो आशय था, उनका जो इस नाम से जो मतलब था वो था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो बीच स्थित इलाके था, उसके लिए वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो अगर राजनीतिक अर्थ की बात करें तो जो मिन्हाज सिराज थे, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक जो दिल्ली के सुल्तान के जो अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उसी को उन्होंने हिंदुस्तान बोला, मिन्हाज सिराज ने। राजनीतिक अर्थ अगर हम बात करें तो, और ऐसे वो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के जो स्थित इलाके थे उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किए थे, जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में आते थे। हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं रहा। ये जो है वो दक्षिण भारत के समावेश में नहीं रहा। ये पंजाब, हरियाणा उधर जो इलाके थे उसके उस इलाके के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो अगर हम बात करें 13वीं सदी के, तो 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने किया, जो कि 16वीं सदी में किया। और इसका प्रयोग इस उपमहाद्वीप के जो भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करते हुए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, बाबर ने। भारत शब्द एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था। यहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। जिस तरीके से हम आज इस शब्द का, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं धर्म के नाम पे या किसी भी चीज के तरीके से, अगर हम आज जिस तरीके से इसको मतलब समझते हैं, अर्थ समझते हैं, उस टाइम पे उसका मीनिंग वैसा नहीं था। उस टाइम पे कुछ और मीनिंग था, आज कुछ और अर्थ हम लोग इससे जोड़ते हैं। किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज से, चाहे वो किसी गांव में अगर आ रहा है कोई व्यक्ति और उसका उस समाज से या संस्कृति से कोई मेल ना हो, कोई अंग ना हो वो जुड़ा हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशी कहेंगे, क्योंकि उस समाज से वो नहीं जुड़ा हुआ है, उस संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फिर फारसी में अजनबी कहा जाता है।
इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है। क्यों? क्योंकि जो नगर में रहने वाले होते हैं उनकी संस्कृति, उनकी समाज अलग होती है। जो वन में रहते हैं वो उनकी संस्कृति, समाज, खान-पान सब अलग होता है। तो इसलिए किसी नगरवासी के लिए जो वनवासी होते हैं वो विदेशी होते हैं। किंतु एक ही गाँव में रहने वाले 2 किसान अलग-अलग धार्मिक और प्रजाति परंपराओं से जुड़े होने के पर भी एक-दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर एक ही गाँव में 2 किसान हैं, 2 लोग हैं और वो अलग-अलग धर्म या जाति से जुड़े हैं, बट फिर भी वो लोग एक-दूसरे के विदेशी नहीं होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इतिहासकार और उनके स्रोत। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। और इस पुस्तक में इस अगर हम बात करें इस वीडियो में, अगर देखें या इस चैप्टर में देखें तो 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है? अगर हम क्लास की बात करें, उसके बाद आगे नेक्स्ट जैसे-जैसे बढ़ते जाता है 8, 9, तो उसके आगे हम लोग इसके आगे का जो भी ईस्वी होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक? इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, क्योंकि इसके समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। तो इस टाइम पे कागज मिलने लगा ज़्यादा और इसका उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या जो है वो बढ़ी, क्योंकि अब कागज उपलब्ध होने लगा तो लोग कागज पे ही ज़्यादा चीज़ें लिखते थे। जैसे लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, ठीक है? उनके बारे में जीवनी, एक तरह से उनके बारे में जो भी सारी चीज़ें उनके बारे में लिखना, एक तरह से जीवनी, तो उसको हम बोलते हैं शासकों के वृत्तांत, ठीक है? संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेजों, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने के लिए इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक धन, मठ या मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि कुछ जो होती है वो ऑलरेडी खराब हो जाती है। साथ ही क्या होता है कि अलग-अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है पांडुलिपि, ठीक है? और उसी की वजह से क्या होता है, लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, कुछ अधूरी ही जानकारी रहती है, उसमें पूरी जानकारी नहीं रहती है। ठीक है? उन दिनों छापे-खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन विश्व हाथों से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। तो उस टाइम पे जो भी ज़ेरॉक्स होता है, जैसे आज के टाइम पे, उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो उस टाइम पे जो लिपिक होते थे, जो नकलनवीश होते थे, जो कि नकल करते थे एकदम टू कॉपी वैसा लिखते थे, तो वो उस टाइम पे थे और वो लोग अपने हाथों से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति एक कॉपी बनाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिलेखागार के बारे में कि अभिलेखागार क्या होता है। तो ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, ठीक? आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन-देन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभिलेखागार एक ऐसा जगह जहाँ पे दस्तावेज को रखा जा सके, वो राष्ट्रीय स्तर पे राज्य सरकार भी वो लोग यूज़ करते हैं, आज भी और उस टाइम पे भी हो रहा था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नए धार्मिक और सामाजिक समूह। तो 700 से 750 ईस्वी के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती डालता है, क्योंकि ये जो समय है वो 1000 वर्ष का और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इस पूरे साल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन आए। इस काल में अलग-अलग समय पर और नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होने, जैसे सिंचाई में रोहट, कताई में चरखे और युद्ध के अग्निस्त्रों, बारूद वाले हथियार जो होते हैं उसका इस्तेमाल। तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए, जैसे कि सिंचाई में रोहट का प्रयोग होने लगा, कताई में चरखे का, युद्ध में अग्निस्त्र जो बारूद वाले हथियार होते हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा यहाँ पे इस टाइम पे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान-पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और इसके अलावा भी कॉफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें खान-पान में भी काफ़ी चेंजेज आया। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलों, उनके लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए। तो ये लोग ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ़ खाना-पीना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सिंचाई में रोहट हो गया, कताई में चरखे, कुछ बारूद वाले हथियार, ऐसा ही नहीं था कि यही सिर्फ़ आया। उसके अलावा विचार में भी परिवर्तन आया काफ़ी ज़्यादा।
इसलिए अगर हम देखें तो परिणाम स्वरूप यह काल जो था वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो इसमें सारी चीज़ें चेंज हुई, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है, अर्थात राजा का पुत्र। तो इस काल की अगर हम बात करें तो जिन समुदाय का जो महत्व बढ़ा था वो थे राजपूत, और इनका जो नाम है वो राजपुत्र से निकला है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। 18वीं से 14वीं सदी 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए उस समय के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के लिए होने का दावा करते थे। तो इस टाइम पे 8वीं से 14वीं सदी की अगर बात करें तो इस टाइम पे ये जो राजपुत्र जो शब्द था वो उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है क्षेत्र और साम्राज्य। तो इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो कि शासक रहे थे 1266 से 1266 से तक, उनकी प्रशस्ति में उन्हें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। ठीक है। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, क्योंकि ये बहुत ऐसे उनके प्रशस्ति में कहा गया है, ऐसा रियलिटी में था कि नहीं पता नहीं, पर उनके प्रशस्ति में कहा गया है, लिखा गया है कि वो बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के शासक थे, और वो काफ़ी, उनका जो साम्राज्य था काफ़ी हद तक फैला हुआ था, और इसकी वजह से जब भी गुजरात, केरल, कर्नाटक थे, वहाँ के जो सेना थे उनके आगे पलायन कर जाते थे, मतलब भाग जाते थे, वो टिक नहीं पाते थे वहाँ पे। 700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे व उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। 8वीं सदी में मुगल वंश पतन के दलदल पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है भाषा और या क्षेत्र, भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की भाषा अलग है। ठीक है, एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी गुजरात में, मवारी जिसका तमिलनाडु में बोला जाता है, गौरी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। तो उस टाइम पे 1318 की अगर हम बात करें तो उसमें जो कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने बताया और इस बात पे गौर किया कि अगर हम इस देश की बात करें तो इस देश में हर क्षेत्र की भाषा एक अलग है, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोला जाता है, लेकिन उन्होंने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं। तो ये जो अमीर खुसरो थे उन्होंने तो बताया कि बहुत सारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, लेकिन ये भी बतलाया कि जो संस्कृत भाषा है वो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन भाषा है जो सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पुराने और नए धर्म। तो इतिहास की जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन है। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, पर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे इनकी आस्थाएं में भी परिवर्तन आता गया। तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धर्म में भी परिवर्तन है। ठीक। और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो संरक्षक। ये जो है कोई भी प्रभावशाली या धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या धर्मात्मा जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद करें या फिर सहारा दे, उन्हें क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हिंदू धर्म। तो आज हम हिंदू धर्म कहते हैं जिसको, उसमें भी इस युग में काफ़ी परिवर्तन आए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव आए थे।
इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, सत्ता आदि। तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे चेंजेज आए थे। जैसे नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, मंदिर बनाया गया, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, तो जो पूजा पाठ करते थे उनका महत्व बढ़ा कि मतलब उनको आदर सम्मान लोग करने लगे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण लोग थे तो उनमें उनको संस्कृत भाषा भी आती थी और संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान भी था। इसके कारण उनका बड़ा आदर होता था और इनके जो संरक्षक थे, नए नए शासक, वो भी स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इसी युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक अनुयायी बिना पुरोहितों के कर्म कांड के ही भक्त स्वयं पहुंच सके। तो इस टाइम पे भक्ति की अवधारणा में जो परिवर्तन आया उसमें ऐसा था कि जो इष्ट देवी देवता है वो एक मतलब प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में उनकी कल्पना की गई थी जो ईश्वर थे। और उनके अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन आया उसमें क्या था कि बिना किसी पुरोहित के भी जो भक्त हैं वो ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं बिना पुरोहितों के। कर्मकांड, ये जो पूजा पाठ होता है उसके बिना भी भक्त जो है स्वयं उन तक पहुंच सकते हैं। तो ये चेंजेस आए थे हिंदू धर्म में। यही वही युग था जब इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। तो ये इस युग में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो जो कुरान शरीफ था उसका, क्योंकि भारत में उस टाइम पे ये जो भी था कुरान शरीफ या मुस्लिम जो लोग थे उस टाइम पे नहीं थे, तो उसके बाद उनका जो धर्म था वो भी उस टाइम पे नहीं था। तो 7वीं सदी के पहले शुरुआती टाइम में कुरान शरीफ का जो संदेश था वो भारत में जो बाहर के व्यापारी हुआ करते थे, अप्रवासी जो कि बाहर रहते थे, बाहर रहने लगे थे बहुत दिन से, तो वो उन लोगों के द्वारा कुरान शरीफ का संदेश पहुंचा था भारत में। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और केवल एक ईश्वर अल्लाह की शक्ति को स्वीकारते थे जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो ये जो मुसलमान लोग थे वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और केवल वो लोग एक ईश्वर को मतलब अल्लाह को ही की सत्ता को ही स्वीकारते थे कि एक सिर्फ अल्लाह है। और इस तरीक़ा से वो लोग अपना जो भी धर्म है उसको मानते थे। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों तथा न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो कई ऐसे शासक थे जो इस्लाम को और उनके जो भी धर्मशास्त्री हुआ करते थे उनको क्या करते थे, संरक्षण दिया करते थे, उनकी देख-रेख किया करते थे, उनको एक तरह से सपोर्ट करते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग-अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकारते थे। ठीक, तो इस टाइम पे मुस्लिम के में दो तरह से एक दो गुट था। एक थे शिया जो कि जो पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली उनको मुसलमानों का जो नेता है वो मानते थे, और जो कुछ एक सुन्नी थे वो लोग क्या करते थे कि जो खलीफा थे उसको नेता मानते थे। तो इस तरीक़ा से दो गुट में मुसलमान बँट गए थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहलाता था और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं, बल्कि कुछ बड़े-बड़े हिस्सों, युगों और कालखंडों में बाँट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। तो अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो उस टाइम पे जो अंग्रेज इतिहासकार थे
उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है? और ये उनके अकॉर्डिंग था और उन्होंने और अलग-अलग इतिहासकार की हम बात करें तो अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग कालखंड में और युग में बाँटे थे भारत के इतिहास को। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को बहुत कम इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते थे। तो ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, जो क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे फर्स्ट चैप्टर में वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो हमने डिस्कस भी किया है कि अतीत में जो व्यक्ति किसी अन्य समाज या संस्कृति या देश से आता है उसे विदेशी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अरब, तुर्क, अफगान आदि लोगों को भारत में विदेशी कहा जाता है। या फिर भारत में अगर हम रह रहे हैं तो भारत के अलावा जितने भी अलग देश से कोई लोग आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, विदेशी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि नीचे उल्लिखित बातें सही है गलत ये बताना है। तो सन 700 के बाद काल के संदर्भ में अभिलेख नहीं मिलते थे। तो इस टाइम पे ये जो है ये गलत है। 700 के अगर हम बात करें 700 सन 700 के बाद बहुत सारे अभिलेख उपलब्ध हैं, बहुत सारे अभिलेख जो है मिले हैं। इस काल के दौरान मराठों ने नए राजनीतिक महत्व की स्थापना की, सही है। कृषि क्षेत्रीय विस्तार के साथ कभी कभी वनवासियों को भी अपनी भूमि से हटाया गया, ये भी बात सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर के शासक थे, ये बहुत गलत है। वो जो थे वो दिल्ली के सुल्तान थे, जो गयासुद्दीन बलबन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरना है। तो अभिलेखागारों में क्या रखा जाता था, दस्तावेज रखा जाता था। जियाउद्दीन बर्नी जो थे 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन और मक्का इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो ये बेसिकली हमें फिल करना था, जितने भी ब्लैंक्स छोड़े गए थे लाइन उसको शब्द को उसको हमें भरना था, तो हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे डैश डैश दिया था तो उस वहाँ पे दस्तावेज हो जाएगा, यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी, यहाँ पे चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन और मक्का, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की तालिका दे। तो इस काल में लोहे का औजार बढ़ा, जो कि हमने क्लास 6 में ही डिस्कस कर लिया है। नए प्रकार के हल और सिंचाई के साधन भी विकसित हुए। कपड़ा बुनने और धातु के कार्य में भी उन्नति आई। कपड़ा बुनने, कताई के टाइम पे चरखे भी आए इस काल में। साथ ही जहाज बनाने की तकनीक में भी काफी सुधार आया। उस टाइम पे जैसे अभी जहाज बनता है उस टाइम पे वैसे जहाज नहीं था, पानी वाले कुछ जहाज थे जो कि नाविक होते थे, वो व्यापारी थे, इधर उधर जाते थे तो उसके लिए प्रयोग करते थे। उस टाइम पे इस जहाज बनाने की तकनीक में भी काफी परिवर्तन आए थे, सुधार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस काल के दौरान हुए कुछ प्रमुख धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो भक्ति आंदोलन और सूफी परंपराओं का प्रसार हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं में धार्मिक कविताएं और गीत रचे गए। हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसा बदला। तो ये इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि प्रारंभ में हिंदुस्तान शब्द सिंधु नदी के पार के क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था, ठीक है, और बाद में इसका प्रयोग उत्तरी भारत के क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। मुगल काल में हिंदुस्तान शब्द पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त होने लगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जाति के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। तो जो जाति के मामले होते हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो जातियों की अपनी पंचायत और सभा होती है जो विवाह, व्यापार और आचरण से जुड़े नियम तय करती है। उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता था और समाज से बहिष्कृत किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक समाज से आप क्या समझते हैं। तो सार्वभौमिक समाज वह होता है जिसमें सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लोगों को समान आदर मिले और सबके अधिकार सुरक्षित हो, उन्हें सार्वभौमिक समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो इतिहासकारों को पांडुलिपियों के उपयोग में कई कठिनाइयां आती हैं, जैसे लिपि और भाषा की समस्या। तो कई पांडुलिपियां पुरानी लिपियों जैसे ब्राह्मणी, शारदा, नागरी आदि में होती है जिन्हें पढ़ना कठिन होता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ लिपि जो थी प्राकृत भाषा में भी होती थी। तो उस टाइम पे जो लोग भाषा बोलते थे वो अब ऐसा नहीं बोलते हैं।
तो उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है और कुछ तो पढ़ी ही नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि त्रुटि होती है, गलतियाँ होती है, जैसे पांडुलिपियाँ हाथ से बार-बार नकल की जाती है जिससे शब्दों और वाक्यों में परिवर्तन या गलती हो जाती है। नेक्स्ट है अधूरी जानकारी। बहुत सारी पांडुलिपियाँ अपूर्ण या क्षतिग्रस्त होती है, जैसे मान लेते हैं पेज में लिखा गया तो कुछ पेज फट गया, कुछ पेज खराब हो गया तो उसकी वजह से अधूरी जानकारी मिली। नेक्स्ट है पक्षपात, जैसे कई बार लेखक अपने शासक या धर्म के पक्ष में लिखते हैं जिससे तथ्य पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रहते हैं क्योंकि वो लोग लिखे हैं। जैसे आज भी अगर हम देखें मीडिया तो कुछ अलग कहानी बनाती है जो रियलिटी से बहुत काफ़ी परे होता है, तो उस टाइम पे भी ऐसे लोग होंगे जो कि निष्पक्ष ना बात रखते होंगे, निष्पक्ष नहीं लिखते होंगे, किसी के पक्ष में लिखते होंगे, चाहे वो शासक के हो, धर्म के हो। तो इसके वजह से क्या होता है कि निष्पक्ष हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये सारी कठिनाइयाँ, ये सारी समस्याएं आती है पांडुलिपियों के उपयोग में जो इतिहासकार होते हैं उनको। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है इतिहासकार अतीत को के कालों को और युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो ये तो है कि कठिनाई आती है। इतिहासकार अतीत को समय के आधार पर विभाजित करते हैं ताकि घटनाओं और परिवर्तनों को बेहतर तरीके से समझा जाए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ समय के आधार पर भी विभाजित किया जाए, और भी तरीके से विभाजित करते हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह से विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल अगर हम ले लें, और इसके अलावा भी हमने बताया कि धर्म के भी जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में भी विभाजित किया गया है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग विभाजित किया जाता है। तो उदाहरण की बात करें तो प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, आधुनिक काल, जिसके वजह से समझने में, पढ़ने में ईजी हो जाते हैं इतिहास को। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ आती है। यह विभाजन हमेशा एक जैसा नहीं होता, अलग अलग इतिहासकार इसे अलग अलग मानते हैं। समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, इसलिए किसी एक तिथि या वर्ष से नया युग तय करना मुश्किल होता है। मध्यकाल और आधुनिक काल जैसे शब्द यूरोपीय इतिहास से लिए गए हैं जो भारत के इतिहास पर पूरी तरह लागू नहीं होते हैं। इसलिए इतिहासकारों को सावधानी से यह तय करना पड़ता है कि किस परिवर्तन के आधार पर काल या युग को निर्धारित किया जाए। तो ये टोटल क्वेश्चन है जो कि क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका चैप्टर 1 में है, और इतना जो भी टॉपिक है वो सारे चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया। अब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो फर्स्ट चैप्टर से है जो हमने नहीं डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें थर्ड फोर्थ जो भी आएगा तो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।